सब्जेक्ट नहीं आता तो गॉड के है बस। ओके चिल्ड्रन, तो हम लोग पढ़ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ना, और उसके बारे में थोड़े थ्योरीज हैं। थ्योरीज तो बहुत है, बट जो हम लोगों को मेन पढ़ना है वो हम आपको बता रहे हैं। थ्योरीज क्या है? एक तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज द लुईस कॉन्सेप्ट है, ऑक्टेट रूल। दूसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेविटी, गिवन बाय हिटलर एंड लंडन। फिर हम लोग को वेस्टर थ्योरी यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ना है, जो हमें बताता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फिर हमें पढ़ना है हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है। और लास्ट में हमें पढ़ना है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये मेन थ्योरीज है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जो हमें पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पीछे से बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी कि ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल क्या कहता है, आप सब जानते हैं कि ऑक्टेव रूल ये कहता है कोवेलेंट कंपाउंड्स टेंड्स टू फॉर्म सो दैट ईच एटम बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हैज एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल बात है कि उन्होंने कहा है कि बस ये जान करके कि इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, इनएक्टिव रहता है, स्टेबल रहता है। तो दूसरे एलिमेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। तो ये एक बात कह दी गई थी। बाद में वायोलेशन भी था, क्योंकि ऑक्टेट ऐसा भी होता है जो कि अगर एग्जैक्टली 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी 8 पेयर इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर जो शेयर हो रहा है 4 पेयर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, उससे कम भी होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में। और उससे मेरे हाइपो भी होता है, हाइपोवैलेंट भी होता है, और हाइपो ऑक्टेव भी होता है, और हाइपर भी होता है। मतलब 8 से ज्यादा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है। बट लुईस ने उनकी बातें नहीं कही थी, उन्होंने सिर्फ ऑक्टेव की बात की। अब हम लोग आते हैं कि लुईस एक्चुअली एक बस एक कॉन्सेप्ट था, कोई बहुत बड़ा इसके पीछे ये नहीं था, लॉजिक नहीं था, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया था। और ये 2D व्यू है, किसी भी मॉलिक्यूल का 2D व्यू है। ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ये थ्योरी कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बताता है, शेप नहीं बताता है मॉलिक्यूल का। ये 2D सिर्फ व्यू बताता है कि 2 डायमेंशनल व्यू क्या है, और ये बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। और आप कहीं भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, कहीं भी आप अरेंज कर सकते हैं। कोई शेप, कोई डायरेक्शन वगैरह के बारे में इन्होंने बात नहीं की थी। और उसने मेनली जो बातें कही थी वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में। बट चूंकि हाँ, मगर फिर भी बहुत हद तक ये एक्सेप्टेबल है, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। ऑक्टेव रूल जो है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा एक एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। आप डायग्राम में देखिए, जो फिगर मैं दिखा रही हूँ। एक नाइट्रोजन है, जो कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 7। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p3, यानी कि सेकेंड शेल इज द वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन में आप देखिए 2s में 2 है, बट 2p में 3 है, 2px में, 2py में, 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन। 2px इनकम्प्लीट है, 2py इनकम्प्लीट है, 2pz इनकम्प्लीट है, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसका ऑक्टेव कंप्लीट हो जाए। अब दूसरा भी नाइट्रोजन लेते हैं, उसके साथ भी ये है। तो ये दोनों आपस में 3 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं। पर कैसे, आप देखिए, ऊपर वाले का अप स्पिन होगा तो नीचे वाले का डाउन स्पिन होगा, ऊपर वाले का अप स्पिन होगा तो नीचे वाले का डाउन स्पिन। इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। देयर इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उस तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये सब आपने क्लास 10 में पढ़ा है, नथिंग इज वेरी न्यू टू यू। जो नया है वो उसके बाद में बताऊंगी। तो ऑक्टेव रूल में हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8,
आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इट विल कम 1s2 2s2 2p4, यानी कि सेकेंड शेल इज द वैलेंस शेल और इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4, यानी कि 1 of the 2p is completely filled and 2 of the 2p is half filled. तो 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों की वही बातें हैं। तो 2 ऑक्सीजन एटम बॉन्ड बनाएगा बाय द शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, दोनों का स्पिन ऑपोजिट है। तो ये 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, वैलेंस शेल की ओवरलैपिंग होगी एंड देयर विल बी अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये सब आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है। अब मैं आपको रूल्स में बाद में बताऊंगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। हॉन्क रूल, हॉन्क HONC 1 2 3 4। हॉन्क रूल क्या है? एक्चुअली ये भी एक बात है कि इसमें ये कहा गया है, लुईस ने ये बताया है कि हाइड्रोजन या हैलोजन दे फॉर्म, हाइड्रोजन या हैलोजन दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ये कैसा बनाते हैं? सिंगल, माने दे फॉर्म 1 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए तो ठीक है, बट हैलोजन के लिए ये सही नहीं था, मतलब उन्होंने यही कहा था। हैलोजन में हम जानते हैं कि क्लोरीन तो 7 बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है, बट उन्होंने कहा था कि हैलोजन और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 कोवेलेंट। इसलिए उन्होंने ये हॉन्क रूल दिया था 1 2 3 4 का। अगर हम हॉन्क रूल को देखें एक एग्जाम्पल के साथ, तो जस्ट यू सी, हॉन्क रूल का एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे, यहाँ देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया गया है। कार्बन में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट अगर कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट होगा तो कार्बन 3 और कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ दिखाता है। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 10 में। ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन के बीच में भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, साथ में 2 हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट चौथा बॉन्ड सिंगल हाइड्रोजन के साथ होता है। ये ऐसे हॉन्क रूल को डिस्कस किया गया है। अब हम आते हैं थोड़े से रूल्स को डिस्कस करते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले क्या क्या बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया गया, मान लो मीथेन, मीथेन ही दे दिया गया, यहाँ पर मैंने H2SO6 या CCl4 कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। कोई आपको मॉलिक्यूल दे दिया गया या कोई आयन दे दिया गया और आपसे कहा गया कि आप इसमें सेंट्रल एटम ढूंढिए, तो पहला काम होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का कि आप सेंट्रल एटम का पता करें। तो सेंट्रल एटम CA, ठीक है, सेंट्रल एटम का मतलब क्या होता है? सेंट्रल एटम, अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन है तो वो हमेशा सेंट्रल एटम ही काउंट होगा, ठीक है, या फिर कार्बन नहीं है तो फिर जो उसमें से सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वही सेंट्रल एटम काउंट होता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर हम लोग कह दें, बहुत सारी बातें और भी हैं। हाँ, H2O में बहुत O सारी, होगा, H2O में O होगा सेंट्रल, यस, O होगा सेंट्रल एटम। तो एक ही बात नहीं होता है, एक ही चीज डिसाइड कर देगा। तो 3 पॉइंट्स हैं, डिसीजन तब लिया जाता है कि सेंट्रल एटम क्या होता है। तो पहले क्या है, इन जनरल लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ही सेंट्रल एटम मानते हैं, मतलब उनमें जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। फिर सेकेंड पॉइंट है एटम विच इज और आर लेस इन नंबर, जैसे H2SO4 में, H2S2O6 में S और H को तो कभी सेंट्रल एटम मानते ही नहीं है। तो बचा आपका सल्फर और ऑक्सीजन, तो इनमें जिनकी संख्या कम है, नंबर कम है, तो सल्फर, तो वो हम मानते हैं एटम विच इज लेस इन नंबर। फिर हम क्या मानते हैं, एटम विच कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब उसको मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी भी होना चाहिए, ठीक है, वो आप सेंट्रल एटम का काम करेगा। और जो एटम अगर
मान लो कि दो एटम है और दोनों को सेम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो फिर उनमें लार्जर कौन है, जो बड़ा कौन है। तो ये सारी बात को दिमाग में रख करके हम लोग सेंट्रल एटम फाइंड आउट करते हैं। देखो अभी जब हम रूल पढ़ा रहे हैं तो रूल थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा कि पता नहीं कैसे हमको समझ में आएगा कि नहीं, मगर आप घबराइए नहीं। धीरे धीरे एग्जाम्पल्स लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बट पहली बार जब हम आपको बताएंगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, डेफिनेटली होगा, तो आप घबराइए नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम फाइंड आउट करते हैं। आप देखिए आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ, SO3 बताइए तो सेंट्रल एटम क्या होगा? सल्फर। सल्फर। CH4 कार्बन होगा, कार्बन हमेशा कार्बन होगा। H2O ऑक्सीजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कभी होता नहीं है, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम बनता ही नहीं है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनाए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन याद रखना। तो फिर आपको PO4 3 माइनस फॉस्फोरस होगा। हाँ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए, कैपेसिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड वो ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में कंपेयर करो तो फॉस्फोरस जिसकी संख्या कम हो, तो इस तरह से जब हम बातें देखते हैं तो आपको अपने आप समझ में आएगा। देखो जनरली क्या होता है ना, जो एक एटम होता है वो तो मान के चलते हैं हम लोग सेंट्रल एटम है, अगर एक से अधिक भी हो सकता है तो उस केस में भी वो कम होगा एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग एटम, ये ध्यान रखना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर आपको आ जाएगा ना। ऐसे सराउंडिंग एटम, तो पहला बात तो हम बता ही चुके हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सराउंडिंग एटम नहीं होगा। सराउंडिंग एटम हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। आप कहेंगे फ्लोरीन, बट फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, वो सेंट्रल एटम नहीं बनेगा। वो जब बनेगा तो सराउंडिंग एटम बनेगा, उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी एक ही है, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो सेंट्रल एटम की तरह वो काम नहीं कर सकता। ये बात आपको समझ में आया। जब हम ऑक्टेव रूल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का सोचते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम को अरेंज करते हैं, और उसके बाद सबसे पहले सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और बाद में सेंट्रल। पहले सराउंडिंग एटम की, बाद में सेंट्रल। अब मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, रूल बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सारा भेज दूंगी आपको नोट्स पे, रोज तो मैं नोट्स भेज ही रही हूँ, ये भी मैं भेज दूंगी, बट आप ध्यान से इसको कॉपी पे लिखते भी जाइए, क्योंकि लिख लिख के जब आप कोई चीज पढ़ो ना तो आपके दिमाग में ज्यादा बैठता है। और मैं आराम से इसको पढ़ाऊंगी क्योंकि थोड़ा है टेक्निकल ये, मगर इतना अच्छा है कि ये रूल से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी स्पीसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में आपको कभी भी झमेला नहीं है, कभी भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है कि आपको फाइंड आउट करना है N1, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? N1। व्हाट इज N1? मैं एक एग्जांपल के, दो एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आराम से पहले समझ लीजिए। N1 क्या होता है? N1 होता है सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में, उस स्पीसी में हैं, उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम प्लस माइनस नेट चार्ज। मान लो कि उसके ऊपर कोई चार्ज है, जैसे सल्फेट SO4 2 माइनस, तो 2 माइनस चार्ज है, जब 2 माइनस चार्ज होगा तो +2 आप करेंगे। और अगर आपका अमोनियम आयन है NH4 प्लस, तो 1 प्लस है तो 1 माइनस करेंगे। मतलब प्लस माइनस नेट चार्ज का मतलब होता है उस स्पीसी के ऊपर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं आप माइनस करेंगे उसको, और जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं प्लस करेंगे। एनी डाउट टू अंडरस्टैंड दिस? किसी को दिक्कत है? यहाँ तक बस तो मैं नहीं। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ जाऊंगी, एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ पे हमारे H2SO4 में, मैं दोनों पेज लेके चलूंगी तभी आपको क्लियर होगा। H2SO4 में हम आते हैं, तो यहाँ पर आपका पहले N1 निकालना। N1 क्या है? जितने भी एटम्स है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज। आप देखिए इसमें हाइड्रोजन है, मैं दोनों पेज लेके चलूंगी, आप घबराइए नहीं। हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन कितना है 2, एक हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, तो 2 into 2। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 और एक सल्फर है तो 1 into 6। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, कितने ऑक्सीजन है 4, तो 4 into 6। आप समझ में आया? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो प्लस माइनस हमने कुछ नहीं। अब इसको सबको टोटल कर दो, 32 आ जाएगा आपका N1। यस और नो? फिर से बोलो, यस मैम। यस मैम। रिपीट करें। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं N1 क्या है। N1 है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज। तो जो भी एग्जांपल आपको दे दिया, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया H2SO4, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मीथेन ले सकते हो, वाटर ले सकते हो। अभी एक और एग्जांपल हम दिखाएंगे, नाइट्रेट ले सकते हो, NO2SO3 ले सकते हो, कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, कोई भी example ले सकते हो। उसमें जितने भी एटम्स इन्वॉल्व है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो कितना होगा, ये बात करें, तो ये हो गया 2। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6। देखो बेटा, अगर आप पीछे वाले चैप्टर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर ये आप नहीं समझोगे तो यहाँ बहुत मुश्किल होगा। सल्फर किस ग्रुप को बिलोंग करता है 16, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस होगा। हाइड्रोजन किस ग्रुप को बिलोंग करता है 1, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका होगा। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन किस ग्रुप को बिलोंग करता है 16, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन किस ग्रुप को बिलोंग करता है तो 15, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन किस ग्रुप को बिलोंग करता है 14, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिमाग में इसको डाल दो, ठीक है। क्लोरीन किस ग्रुप को बिलोंग करता है 17, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। तो आप ये ध्यान रखें, ये एकदम मेमोरी में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो सल्फर के 6 हो गए और सल्फर 1 है तो 1 into 6। ऑक्सीजन भी 16 को है तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और कितने हैं इसमें 4 ऑक्सीजन है तो 6 4 जा 24 और 6 और 2 टोटल मिला के देखो तो जोड़ के 32 आता है कि नहीं? यस मैम। यस। अब बताइए, मैं सेकंड पॉइंट पर जाऊं? इसमें समझ में आ यस गया मैम। मैम। अब N1 कैलकुलेट कर लिए तो आपको अब फाइंड आउट करना है N2। N2 क्या है? N2 होता है 8 into A plus 2H, 2 into H। इसका मतलब क्या? अगर आपके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है तो आप गिनिए कि उसमें कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है कि 2 हाइड्रोजन है कि 3 हाइड्रोजन, आप गिनिए। मान लो कि आपको H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 2 आप करें, 2 into 2 करें, ठीक है। और हाइड्रोजन को हटा के छोड़ के अब आप देखिए ए, मतलब बाकी एक क्या है, एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एटम्स उसमें है उसको 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। दिस इज N2। N2 क्या है 8 into अदर एटम प्लस 2 into हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? 8 into अदर एटम प्लस 2 into हाइड्रोजन एटम। चलिए मैं इसको मैम यहाँ पे आपका H2 से, हाँ मैम अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है तब हम लोग उसमें 0 से इंटू कर देंगे। जीरो से, हाँ 0 से। रूल वही है, रूल एकदम आप पकड़ के चलिए, कभी गलती नहीं होगी। अब आप देखो इसमें हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 into 2 कर दिया गया। 2 into हाइड्रोजन था ना, तो 2 into 2। सल्फर और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को छोड़ के कितने एटम है, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन 5, 8 into 5 हो गया। एनी डाउट? No, ma'am. नो मैम, समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट में मेमोरी में डालना पड़ेगा, एक बार में तो हर मेमोरी में सेटअप नहीं होगा। आप 2-3 एग्जांपल करते करते आपके मेमोरी में आ जाएगा। तो ये N2 हो गया, 8 into नंबर ऑफ अदर एटम्स प्लस 2 into नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 44, ठीक है। अब आपका तीसरा पॉइंट क्या है, आपको निकालना है N3। क्या निकालना है N3।
N3 क्या होता है? N3 कुछ नहीं है, N2 माइनस N1 है। इसका जो वैल्यू आया, इसका जो वैल्यू आया, इसको सब्ट्रैक्ट, मैम N2 माइनस N1। हाँ मैम N2 में 2 into हाइड्रोजन एटम है। हाँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है उसमें तो। इसमें नहीं है तो 0, 2 into 0 वो 0 हो जाएगा, वो पार्टिसिपेट इधर रह जाएगा। मैं एक एग्जांपल दूंगी, वैसा भी एग्जांपल अभी आपको करवाऊंगी, आप घबराइए। फिर हम N3 निकाल रहे हैं। N3 क्या होता है? N2 माइनस N1। तो N2 का वैल्यू आपने निकाला, N1 का वैल्यू निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आपको बताएगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। और अगर आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइडेड बाय 2 कर दें, यानी कि N3 by 2 कर दें, तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिल जाएंगे, यानी कि कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं वापस आती हूँ इस पेज पर, थर्ड वाली पॉइंट। हमने कहा था ना, मैं एक एक करके आऊंगी। थर्ड वाला N3 निकालना, तो N3 क्या होता है? N2 माइनस N1। N2 कितना है? 44, N1 कितना है? 32। 44 माइनस 32 कितने आ गए? 12। ठीक है, 12, यानी कि इस इस एग्जाम्पल में 12 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहा। तो पेयर कितने हो जाएंगे? 12 है तो पेयर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे ना। फिर बैकग्राउंड साउंड आना शुरू हो गया। राजीव थोड़ा चेक करो भाई, बैकग्राउंड साउंड क्यों आता है इतना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, समझ में आ रही बात? ये बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपको पेयर में मिल जाएगा। पेयर समझ रहे हो ना? जोड़ा, तो जोड़ा 12 में कितने जोड़े होंगे? 6। क्लियर? तो आपके बॉन्ड पेयर हो गए 6 बॉन्ड पेयर्स, याद रखना। अब हमें निकालना है लोन पेयर। कितने लोन पेयर होंगे? मैं वापस इस पेज पे आ रही हूँ। 5th पॉइंट, N4 हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? N4। N4 क्या होता है? तो N4 होता है ये वाला N4 क्या होता है? नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए, ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ये हो जाता है N1 माइनस N3, और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ लोन पेयर मिल जाएगा। लोन पेयर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर that do not take part in the bond formation। मैम स्लाइड को थोड़ा ऊपर कीजिए ना। लोन पेयर, हाँ हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम स्लाइड को ऊपर कीजिए ना, नहीं दिख रहा है नीचे का। ऊपर करते हैं। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है मैम। यस मैम। मैम 5th नंबर है मैम, N के नीचे मैम U लिखा हुआ है मैम। हाँ मैम 5th नंबर जो 5th पॉइंट है मैम उसमें N के नीचे U लिखा हुआ है। N4 है, सॉरी N4। ओके मैम। N4 ठीक से कर लो। N4 इज इक्वल टू N माइनस N3, N1 माइनस N3। ये आपको बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में नहीं बनाए। ठीक है, ये आपको बताता है, N3 बताता है कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, और N4 बताता है कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितने बॉन्ड पेयर होंगे, और इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितने लोन पेयर होंगे। लोन पेयर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर है ना? तो ये चीजें हम पहले निकाल लेते हैं। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। कैसे? अब ये सब हमने निकाल लिया, तो हमें कितना मिला? हमें बॉन्ड पेयर मिला इसमें 6, बॉन्ड पेयर मिला 6, और लोन पेयर मिला 10। आप करके देख लीजिए। N1 माइनस N3, N1 माइनस N3, 32 माइनस 12 कितना आएगा? 20, डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 10। एनी डाउट? देख लो, हम टाइम दे रहे हैं। क्लियर हुआ? ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड पेयर ढूंढना और लोन पेयर ढूंढना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही जानना मेन है।
तो बॉन्ड पेयर हमने निकाल लिया 6 और लोन पेयर हमने निकाल लिया 10। और किसी को दिक्कत है यहाँ तो बोलो, हम फिर से बताएंगे, क्योंकि डाउट लेके आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। स्क्रीन के ऊपर अपनी कलाकारी बंद करो, नहीं तो मैं जितनी टेक्निक से पढ़ा रही हूँ मैं बंद कर दूंगी सारा टेक्निक लगाना। मैं भी स्क्रीन खोलूंगी और जितना मुझे बोलना होगा मैं बोल दूंगी। कुछ मैं जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ नहीं करूंगी। आप मुझे कोऑपरेट करिए, मैं आपको कोऑपरेट करूंगी। यस, आप बताइए, किसी को डाउट है कि बॉन्ड पेयर कितने हुए और लोन पेयर कितने हुए? क्या आप मुझसे फिर से मैम n1/2 12 पे लिखा है मैम वहाँ पे। कहाँ पे? ये यस मैम, देखो n3 नीचे कौन से लाइन में बताओ? यहाँ पे मैम, ये वाला n माइनस, यहाँ पे आपको n1 माइनस n3 करना है। तो n1 है 32, ऊपर वाला ये वाला, ये 12, ये 12। देखो भाई, एक ये लाइन है, इसमें डाउट 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 है। यस, तो ये है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो ये आपको बताता है 12 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। तो पेयर कितने हुए? पेयर क्या होता है? 6 पेयर होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। यस मैम। आप कोई डाउट बताओ। आप मैम डाउट है N2 कोई? वाला कौन सा इंटू वाला बेटा? मैम, ये जो पहले वाला पेज था ना मैम, ये उसमें N2 वाला मैम समझ में आया। यस मैम, N2 वाला, ये 8 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, ये वाला। आप बहुत क्लियर बोलिए, यस आपको कौन सा? मैम। ये जो पहले वाले 5 साइड में था ना 8A, पहले स्लाइड में मैं जाऊं? चलो यहाँ जाऊं, इस स्लाइड में बताओ किस लाइन में दिक्कत है? 1 2 3 4 5 किस लाइन में बोलो? 1 2 3 4 5 किस लाइन को मैं एक्सप्लेन करूं? मैम 2, मैम 2 ये है ना 2, ये वाला ना 2, ये है 2। बोलो, इसको एक्सप्लेन करें? यस मैम। चलो, N2 क्या होता है? N2 होता है 8 इंटू A प्लस 2 इंटू H। मतलब क्या हुआ, सुन लो। अगर आपके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम है तो आप गिनिए कि आपके कितने हाइड्रोजन एटम है। 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। मान लो अमोनिया है, तो अमोनिया में कितना हाइड्रोजन होगा? NH3। मीथेन है, CH4, कितना हाइड्रोजन होगा? 4 हाँ, H2O, कितना हाइड्रोजन होगा? 2 होगा। CO2 कितना हाइड्रोजन होगा? 0 0 तो ये आपको कोई भी स्पीसी दे दिया गया है, आपको वहां हाइड्रोजन का एटम को गिनना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना। एक हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 2। और बाकी ऑक्टेट रूल के अनुसार कितना शेयर करते हैं? 8। इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये A जो है हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सारे एटम्स का सम है। क्लियर? मैं आगे बढ़ूं? मैम हाँ बोलो। मैम फर्स्ट पॉइंट में नेट चार्ज वाला पार्ट समझे मैम, उसका रोल ही नहीं है तो उसको क्यों अप्लाई करते हैं नेट चार्ज का? रोल कैसे नहीं है? मैंने जो आपको एग्जांपल अभी दिया उसमें रोल नहीं है, मगर मैं आपको CO कार्बोनेट दे दूं, CO3 2- तो रोल नहीं होगा। यस मैम। SO4 2- रोल नहीं होगा। मैम जब आयंस रहेंगे तब ना, तब रोल होगा। तो जो फॉर्मूला बनता है, तो एक एग्जांपल के लिए फॉर्मूला तो नहीं बनता है ना, फॉर्मूला तो जनरल बनता है ना। गॉट इट? यस बात बताइए मुझे, फॉर्मूला जनरल बनता है, अप्लाई Yes, आप कुछ करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से ये पेज आपको क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं? यस मैम, बोलोगे यस? क्लियर है। बोलोगे यस तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम रुके रहेंगे। हमको एट द कॉस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई कैन नॉट मूव। हाँ, यस बोलिए। यस मैम।
अब यहाँ Yes, पे ma'am. हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर लिया, लोन पेयर कैलकुलेट किया। अब हम अरेंज कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारा कंपाउंड है H2SO4 और सेंट्रल एटम इसमें सल्फर होगा, ये तो क्लियर है ना। और सराउंडिंग एटम इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा। किसी को डाउट है यहाँ पे? सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करने में कोई डाउट है? हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता है, वो तो ऐसे ही मैम कैंसिल हो सर गया। अब आपके पास सबसे बचा कम नंबर है सल्फर और सल्फर ऑक्सीजन। का। सल्फर और ऑक्सीजन ये दो बचा, तो दोनों में कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सल्फर। किसकी नंबर कम है? सल्फर। तो सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर। बड़ा कौन है? सल्फर। ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड कौन बना सकता है? सल्फर। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। एक ही पॉइंट नहीं है, 2-3 तरह के पॉइंट्स है। कहीं भी तो वेरी कर जाएगा ना, साइज में वेरी कर जाए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स में वेरी कर जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरी कर जाए, तो कहीं ना कहीं तो वेरी करेगा। तो हम लेस नंबर में वेरी कर जाए तो कहीं ना कहीं तो वेरी करेगा, हम पता कर लेंगे। तो सेंट्रल एटम हमने यहाँ पे लिख दिया। कैन यू सी? मैंने सबसे पहले, आप अपनी कॉपी में सेंट्रल एटम लिखिए, सब लोग लिखिए मेरे साथ साथ। सब अपनी कॉपी में सल्फर लिखिए, सिर्फ सल्फर और कुछ मत लिखिए। ओके, अब आप क्या करिए, कहीं सल्फर के ऊपर एक ऑक्सीजन, नीचे एक ऑक्सीजन, दाएं एक ऑक्सीजन और बाएं एक ऑक्सीजन लगा दिया। और ऑक्सीजन के बगल में एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। ओके, अब आप देखिए कि हम जब भी शेयर्ड पेयर पहले काउंट करें, हमारे पास 6 शेयर्ड पेयर होना चाहिए, 6 बॉन्ड पेयर। तो देखो, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड पेयर है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच दूसरा बॉन्ड पेयर है, ये तीसरा बॉन्ड पेयर है, ये चौथा बॉन्ड। ओवरलैपिंग दिख रही है ना, ये ओवरलैपिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो दिखाते हैं, क्लास 10 में पढ़ा है आपने। इस ओवरलैपिंग में 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5वां पेयर यहाँ, 6ठा पेयर यहाँ। ये जो ओवरलैपिंग के अंदर आ रहा है ना, देख रहे हो ना ओवरलैपिंग के अंदर, तो वो क्या हो रहा है? बॉन्ड पेयर। ठीक है, यहाँ ये वाला पेयर देखो, ओवरलैपिंग ऑक्सीजन सल्फर के ओवरलैपिंग के बीच में आ रहा है, ये सल्फर ऑक्सीजन के ओवरलैपिंग के बीच, ये सल्फर ऑक्सीजन के ओवरलैपिंग के बीच, ये भी, ये हाइड्रोजन के ओवरलैपिंग के बीच, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ओवरलैपिंग के बीच। तो जो ओवरलैपिंग के बीच आ रहा है, ये सारे क्या है? बॉन्ड पेयर। ये क्या है? बॉन्ड पेयर। मैं बॉन्ड बना के भी दिखाऊंगी इसके, बॉन्ड पेयर। अब हमें 10 लोन पेयर लगाना है। कहाँ लगाएंगे लोन पेयर भाई? कहीं भी वहां लगा देंगे? नहीं, लोन पेयर लगाने से पहले ये ध्यान देना है, अवॉइड टू पुट लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम। जहां तक हो सके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर मत डालिए, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। लोन पेयर हमेशा कोशिश करिए कि सराउंडिंग एटम पर जाए और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर फंस जाए। तो यहाँ पे अगर हम सेंट्रल एटम छोड़ दें, हमारे पास 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम्स है। हाइड्रोजन पे तो नहीं लगेगा लोन पेयर, ऑक्सीजन पे ही लगेगा। तो 10 लोन पेयर हमें लगाना है, 10 लोन पेयर लगाना है। कैसे लगाएंगे? देखो, ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है, तो 3 पेयर और देंगे, तब तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यस और नो? यस ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड पेयर बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6, अब 8 हो गया इसका। यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? यस मैम। देखो, ये सल्फर और ये ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड पेयर है, तो इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? 3 और पेयर होगा तब ना कंप्लीट होगा इसका ऑक्टेट। तो 2 4 6 कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। उसी तरह से इसका 2 4 6 कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। 3 लोन पेयर यहाँ लग गया, 3 लोन पेयर यहाँ लग गया। अब इस ऑक्सीजन में देखो 2 बॉन्ड है, एक इधर और एक इधर, तो 4 है, तो 2 और पेयर लगा दो, 8 हो जाएगा। यहाँ भी 4 है, 2 और लगा दो, 8 हो जाएगा। 8 कंप्लीट करना है, तो आपके टोटल जो लोन पेयर हैं 3 और 3 6, 2 8, 2 10, 10 लोन पेयर आ गए। 10 लोन पेयर आ गए, ठीक है। यस मैम। यस अब हम आपको बॉन्ड बनना दिखाते हैं। एक और मैम concept। मतलब जितना हो सके उतना सेंट्रल एटम को हम लोग को अवॉइड करना है लोन पेयर देने से।
क्योंकि वो ज्यादा लोन जब पेयर नेगेटिव देने हो से, मगर जाएगा। ऐसा नहीं है, किसी किसी केस में देना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो कि सब सैचुरेटेड हो गया सराउंडिंग एटम, तो कहाँ डालोगे, तब तो सेंट्रल एटम पर डालना ही पड़ेगा। ऐसे भी एग्जाम्पल हम आपको करवाएंगे, आपको बहुत सारा एग्जाम्पल्स मिलेगा। बट आप पहले रूल को समझिए। रूल इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए जो आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, और अचानक आपके सामने वो आ गया, तो आपको लगेगा अरे ये तो कभी हम देखे ही नहीं, मैम ने तो कभी इसको बनाया ही नहीं है, कभी मैंने किसी बुक में इसको देखा ही नहीं है, ये कैसा स्पीसी है। तो आप घबराइए नहीं, रूल इज रूल, आप रूल से चलिए, आपको अपने आप उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसीलिए मैं रूल बता रही हूँ, अदरवाइज मुझे रूल बताने का जरूरत नहीं था। क्लास 10 में तो कोई रूल नहीं बताया गया था, क्लास 10 में तो टीचर ने आराम से आपको बता दिया, देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। हम भी वैसे बता सकते हैं और बताएंगे भी, आराम से बता देंगे, बिना किसी रूल के भी हम ऐसे ही आपको समझाते हैं। बट बेटा जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ जाएगा ना, तो वहां मान के चलना, देखा हुआ स्पीसी तो आप बना लोगे, वो आपके मेमोरी में है ऐसा था, बट जो आपने स्पीसी देखा नहीं है, जब उसका स्ट्रक्चर आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो। इसीलिए मैं रूल दे रही हूँ, ठीक है। आप रूल को समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो भी आपसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा, मैं आपको बनवा दूंगी, आप घबराइए। तो अभी हम आ रहे हैं वापस। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सेंट्रल एटम लगाया था। सेंट्रल एटम के बाद हमें यस 6, अच्छा एक बार हमको समझा लेने दो, उसके बाद सारे डाउट्स लिखते जाओ, एक एक करके मैं डाउट्स क्लियर करूंगी। मुझे पता है कि इस टॉपिक पे डाउट्स है और बहुत डाउट है, ठीक है। आप लिखते जाइए अपनी लेकिन नोटबुक में। एक टाइम बार खत्म हो गया। एक टाइम खत्म हो जाएगा तो कल फिर टाइम नहीं आएगा बेटा, या आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी मुझे करना ही क्या है, ओके मैम। ठीक है। घर में थोड़ा देर सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में मान लो थोड़ा काम भी रहे तो कोई बात नहीं, 2 बजे के बाद आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते, 2 बजे के बाद मैं फ्री है, आराम से मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। अब आप देखिए यहाँ पे सल्फर, मैंने सल्फर लिखा, 4 ऑक्सीजन लगाया, 2 हाइड्रोजन लगाया, मुझे 6 बॉन्ड बनाना है। तो 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 4, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 6। तो 6 बॉन्ड मैंने दिखा दिया। यस, लोन पेयर दिखाना है, 3 लोन पेयर यहाँ, 3 लोन पेयर यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 10 लोन पेयर भी दिखा दिया। ओके, अब है प्रॉब्लम कहाँ कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड है या डबल बॉन्ड। यहाँ पे अब थोड़ा सा डाउट आता है कि कौन सा बॉन्ड लगाएं। सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन का एक कोवेलेंट बॉन्ड है, कि डेटिव बॉन्ड है, कि डबल बॉन्ड। क्योंकि आप देखिए सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 दिखना चाहिए ना। तो ये 6 कैसे दिखेगा, जब आप इसको डबल बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि कौन सा इसमें डबल है, कि डेटिव है, कि सिंगल है। इसका पता करने के लिए एक नई चीज की हमें जरूरत पड़ती है, वो है फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस भी आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है कि फॉर्मल चार्जेस क्या होता है। फॉर्मल हाइपोथेटिक चार्ज है, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक हाइपोथेटिकल चार्ज डेवलप होता है, उसको हम फॉर्मल चार्ज। इसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, एक एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकल सकता है। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले कोई भी आप एटम चुनिए। मान लो आप चुनना चाहते हो ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, और आप